हेलो दोस्तों, नमस्कार। द स्कूल ऑफ सिविक्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट विजय कुमार पांडे। एक लंबे अंतराल हो गया आप लोगों से रूबरू हुए। कुछ पारिवारिक परेशानियां थी, कुछ अस्वस्थता, कुछ पेरेंट की अस्वस्थता, जिसके नाते रिकॉर्डिंग का कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा था। लेकिन अब वो आप लोगों की शुभकामनाओं की वजह से सभी कुछ सामान्य है। अब हम लोग आगे के जो कोर्स है बहुत तेज़ी के साथ कवर करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। अगर सामने नहीं दिख रहा हूँ तो अप्रत्यक्ष रूप से भी आप लोगों की सफलता के लिए हमेशा ईश्वर से कामना करता रहता हूँ। आज हम लोग जिस टॉपिक को लेकर के चलेंगे वो आपके जीआईसी के सिलेबस में भी है, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट। सरकार बहुत ही प्रचलित शब्द है। रोज के आप बोलचाल की भाषा में कोई भी अगर सरकार से संबंधित कोई नीतियां हो तो उसमें हम लोग बार बार सरकार का यूज करते हैं। इससे साबित होता है कि सरकार एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी संस्था है जिसके अंतर्गत कुछ कर गुजरने की शक्ति है, जिसके पास पावर है। हम लोग बार बार कहते हैं सरकार की ये व्यवस्था अच्छी नहीं है, सरकार ने यह नहीं किया, सरकार को ऐसा करना चाहिए था, आपकी सरकार बुरी चौपट है, इसके पहले वाली बहुत ही अच्छी थी, ये आने वाले समय में सरकार को बदल के रख देंगे। ये सब नारा जो रोज हम लगाते रहते हैं। इस बार हमको वोट नहीं देना है, सरकार को बदल देंगे, ये पार्टी अच्छी नहीं, वो पार्टी अच्छी नहीं है। क्योंकि हम लोगों को एक डिस्कशन का प्लेटफॉर्म है, इस नाते मैं किसी वर्ग विशेष की पार्टी का नाम लेने की नहीं कोशिश करूँगा, लेकिन हो सकता है कि प्रवाह में आकर के निकल जाए। वो हम किसी ऊपर आक्षेप लगाना नहीं है। तो सरकार का मतलब ऐसी संस्था से जिसके पास पावर है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सरकार राज्य का एक आवश्यक अंग है। राज्य के आवश्यक अंगों में से एक अंग है सरकार। यानी कि एक ऐसी संस्था, एक ऐसी व्यवस्था होना चाहिए जो राज्य का प्रतिनिधित्व कर सके, क्योंकि राज्य एक अमूर्त संगठन है और सरकार एक मूर्त संगठन है। सरकार अस्तित्व दिखाई देता है। राज्य की हम कल्पना करते हैं कि जनसंख्या होगा, एक क्षेत्र होगा, एक संप्रभु राज्य होगा और उसको जो है संपादित करने वाला एक सरकार होगा। कई लोगों का तकिया कलाम भी आप देखे होंगे, अरे सरकार, अरे सरकार। तो यह जो है सरकार शब्द बताता है कि वह बहुत ही प्रभुत्वशाली है। उसी तरह से राज्य में भी सरकार एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर सरकार नहीं है तो राज्य की परिभाषा हम लोग नहीं दे पाएंगे। राज्य के आवश्यक तत्वों में 4 आवश्यक तत्व कौन कौन से? जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो सरकार का अस्तित्व समय के साथ साथ बदलता रहा। जब राजतंत्र हुआ करता था, राजा हुआ करते थे, तो राजा ही हर कार्यों को संपादित करता था। वह कानून बनाता भी था, कानून का पालन भी करवाता था। अगर कोई कानून तोड़ता था तो उसका न्यायाधीश भी वही होता था, न्याय भी वही करता था। तो अगर एक ही व्यक्ति सभी कार्यों को संपादित करने लगे, खुदा न खास्ता उन्हें निरंकुश होने से कोई रोक नहीं सकता। निरंकुश हो जाएंगे, उनके अंदर भावना आ जाए, मैं ही तो सब कुछ हूँ, मैं ही कानून बनाता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ प्रजा का, और उन्हें गलती करने पर मैं ही दंड देता हूँ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण इतिहास में देखने को मिलते हैं और इसकी संभावना भी बहुत रहती है। लेकिन जब राजतंत्र समाप्त होते गए देशों में, उसके जगह जब लोकतंत्र का निर्माण होता गया तो उसमें सरकारें या व्यवस्थाएं जब जनता द्वारा चुनी जाने लगी तो सरकार के अंगों में परिवर्तन हुआ। जो कार्य राजा एक ही राजा किया करता था उसको अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया गया। तो वर्तमान में जो सरकार का प्रतिरूप है वह 3 रूपों में देखने को मिलता है: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। यही तो राजा का भी काम था। राजा भी कानून बनाते थे और प्रजा उसका पालन करती थी। उसको लागू करवाने के लिए राजा के जो है वो एक सिस्टम हुआ करता था, जिसको राज दरबारी या मंत्री वगैरह वगैरह जो भी पोर्टफोलियो उस समय हो, और
जब कोई गलती करता था तो वही राजा जो कानून का निर्माण किया गया रहता था उसके अनुरूप दंड दिया करता था। लेकिन यह जब लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होने लगी, राज्य बड़े होने लगे, पहले छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, एक एक कस्बे के बराबर राज्य हुआ करते थे, जिले के बराबर राज्य हुआ करते थे। जहाँ इतने बड़े बड़े राज्य हैं, जहाँ पर कि 72 जिले हों अगर यूपी में, तो वहाँ पे राजतंत्र को चलाना संभव नहीं था, क्योंकि सुचारू रूप से शासन नहीं चल सकता था। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में धीरे धीरे आवश्यकता के अनुरूप प्रवर्तन किया गया और 3 अंग उसके बनाए गए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यूँ कह लें कि ये तीनों मिला करके अगर तीनों को एक में मिला दिया जाए तो हम सरकार कह सकते हैं, उसको सरकार कह सकते हैं। सरकार एक मूवी भी आई थी अमिताभ बच्चन की, ठीक उसमें ही था। तो चुने हुए सरकार के पास नहीं जाते थे, उनके पास जाते थे न्याय करने के लिए। तो उसका भी यही था कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास इतनी अधिक क्षमता है कि वह लोगों के दुखों का निवारण कर सकता था, भले ही उनका तरीका सही ना हो, तो उन्हें लोग सरकार कहते थे। तो इसी तरह से ये भी सरकार की जो परिभाषा हुई, ये तीनों अंगों को मिला करके जो संस्था बनेगी उन्हें हम सरकार कहते हैं। अब इसका जो पहला अंग आता है व्यवस्थापिका, जैसा कि नाम से भी है, लेजिस्लेटिव व्यवस्थापिका, व्यवस्था करने वाला। यह व्यवस्थापिका प्रत्येक लोकतांत्रिक देशों की एक आधार होती है, बेस होती है। इसमें जो है जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। वो प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से हो सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकते हैं। अभी हम व्यवस्थापिका का डिवीजन नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक मूल रूप बात कर रहे हैं। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि आएंगे। अगर बड़ा प्रदेश है तो हर प्रदेश में, लगभग सभी देशों में जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व दिया जाता है कि इतने लाख जनसंख्या पर एक नेता चुना जाएगा जो कि विधानसभा या विधान परिषद या व्यवस्थापिका में जाएगा। तो व्यवस्थापिका की जो भी प्रतिनिधि होते हैं वे अपने जनता, अपने असेंबली का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। उनसे कुछ वादा करके आए रहते हैं, उनको कुछ बता के आ रहते हैं कि आपके क्षेत्र में ऐसा ऐसा कार्य करेंगे। और कैसे कर पाएंगे? उस व्यवस्थापिका के माध्यम से। उस व्यवस्थापिका में जब भी चर्चाएं होंगी, जब भी कानून का निर्माण होगा, तो वे नेता अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो एक व्यवस्थापिका में देश के या राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से चुने गए प्रतिनिधि वहां पे आते हैं। व्यवस्थापिका का पहला कार्य है विधि निर्माण। व्यवस्थापिका जितने भी चुने हुए सदस्य होते हैं वे विधि का निर्माण करते हैं। विधि के निर्माण का आधार जो होता है वे आने वाली जरूरतें हो सकती हैं, आने वाला कानून हो सकता है जो कि उस समय की मांग हो, पुराने कानूनों में संशोधन हो सकता है, या अन्य कोई व्यवस्थाएं अगर लागू की जाती हैं तो उसके लिए भी कानून या एक्ट बनाए जाते हैं। इसमें जितने भी चुने गए सदस्य होते हैं सबकी पूर्ण सहभागिता जरूरी होती है। जैसे कि अगर कोई एक व्यक्ति विशेष कोई चीज बनाता है या करता है तो यह कोई जरूरी नहीं है कि वह पूर्णतया सही ही हो सकता है कि वह व्यक्ति बायस्ड हो सकता है व्यक्ति वो अपने क्षेत्र के बारे में कुछ सोच रहा हो सकता है उस व्यक्ति के अंतर्गत उस स्तर तक सोचने की क्षमता ना हो जितना कि उसके विधि को बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए आप लोग घर में भी यदि कोई विशेष कार्य को किया जाता है तो जो अपने बुजुर्ग होते हैं, जो अपने सीनियर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वे कई लोगों से उसकी राय लेते हैं कि चल करके दादा से पूछ लेते हैं, चाचा से पूछ लेते हैं, मित्र से पूछ लेते हैं, या अन्य कोई रिलेटिव जिनको वो समझते हैं कि इस विषय पर वो अच्छी राय दे सकते हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उन्हें इस बात की आशंका रहती है कि मेरे द्वारा स्वयं लिए गए निर्णय कहीं गलत ना हो जाए
कहीं सही ना हो या जो कार्य करने जा रहे हैं वो सही रूप से ना हो सके। तो ठीक यही व्यवस्थापिका में भी लागू होती हैं कि जो सरकार के जो मंत्री होते हैं वे प्रस्ताव पेश करते हैं कि हम अमुक विषय में विधि बनाने के लिए अपना प्रस्ताव लेकर आते हैं। वह प्रस्ताव होता है, पहले प्रस्ताव रहेगा। प्रस्ताव पर जितने भी पार्टियां होती हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, सब उस पर पूरी चर्चा करते हैं। चर्चा करने के बाद हर व्यवस्थापिका में कुछ लोगों की एक विशेष कमेटी बनाई जाती है, जिस कमेटी में वे सदस्य होते हैं जो उस विषय विशेषज्ञ के मर्मज्ञ होते हैं, मर्मज्ञ विद्वान होते हैं। उनके द्वारा उस पर अपनी चर्चाएं छांटना, काटना, कुछ कमेंट देना होता है। फिर वह उसी सदन में वापस आता है, फिर उसकी पूरी तरह से चर्चा की जाती है, एक एक बिंदु पर चर्चा की जाती है। चर्चा करने के बाद फिर उसका पाठन किया जाता है, फिर वोटिंग करके सदन से पास कर लिया जाता है और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह कानून बन जाता है। तो जो प्रस्ताव था वो पास हो जाने के बाद वो एक्ट में बदल जाता है, एक्ट में लॉ बन जाती है। इसमें एक लंबी प्रक्रिया होती है जो कि हर देशों में उसको एक लिखित रूप में होता है। अपने देश में भी लोकसभा में जितने भी प्रस्ताव पारित होते हैं उसका एक सिस्टम बना हुआ है, एक मैनुअल है कि कैसे कैसे काम करना है, किस किस स्तर पे इनकी किस किस चर्चा की जाएगी। तब जाकर के वह कानून बन के आता है, कानून बन करके आता है। उसके बाद भी अगर कोई आपत्तियां आती हैं तो उस पर वही सदन पुनर्विचार करके संशोधन करते रहते हैं। तरह अभी देखे होंगे आप, हर साल कोई ना कोई नया नया कानून पास होता ही रहता है। अभी हाल ही में कृषि कानून एक बहुत ही चर्चित मुद्दा है अपने देश के लिए, जो अभी तक हम कानून बनने के बाद उसको स्वीकार करने वाले किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। जो भी मुद्दा हो वो हमारे चर्चा का विषय नहीं है भी तो वो आप लोग के सामान्य ज्ञान का है, जिसको आप लोग जरूर पढ़ चुके होंगे। तो यह व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य विधि का निर्माण करना है। दूसरा कार्य संवैधानिक कार्य। संवैधानिक कार्य का तात्पर्य है कि वे कार्य जो पहले से ही उस देश के संविधान में निर्धारित किए गए हैं उस कार्य को करना है। इस कार्य में वे संविधान संशोधन भी आ जाते हैं जो कि समयानुसार या तो अनुकूल नहीं है या उसमें कुछ घटाना बढ़ाना है, तो वह संशोधन इसमें शामिल होते हैं। अपने देश में जो संविधान में 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। मैंने पहले भी वीडियो कमेंट पूछा था, कुछ ही लोगों ने जवाब दिया था। फिर मेरा सवाल है, अभी तक कितने संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं? आप लोग कमेंट में जरूर शेयर करिएगा और लास्ट वाले संवैधानिक संशोधन का नाम भी लिखिएगा, कौन से हैं। देखें आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि ये अपने विषय का भी है और साथ में समान ज्ञान का भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है संवैधानिक संशोधन। और एक दूसरा सवाल, ये संविधान की किस धारा में संवैधानिक संशोधन की व्यवस्था की गई है, इसके बारे में भी आप लोग जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं। तीसरा, प्रशासनिक एवं कार्यपालिका संबंधी कार्य। कार्यपालिका वह व्यवस्थापिका का ही एक भाग होती है। जितने भी संसदात्मक, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, संसदात्मक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के ही भाग होती है। निम्न सदन में, लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो सभी मंत्री प्रधानमंत्री सहित लोकसभा पे उत्तरदायी होते हैं। जब तक उनका विश्वास निम्न सदन या अपने देश में लोकसभा के प्रति बना रहता है तब तक वे सरकार बना सकते हैं, नहीं तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। तो पूरी सरकार व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से वह लोकसभा के प्रति या निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन यह व्यवस्था
अध्यक्षात्मक सरकार में नहीं है, प्रेसिडेंटल टाइप गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कार्यपालिका व्यवस्थापिका की अंग नहीं होती है, उसके सदस्य व्यवस्थापिका के मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है। चौथा, वित्तीय कार्य। वित्त किसी भी संस्था या सरकार के लिए एक रक्त का काम करता है। अगर पैसा ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो जितने भी बजट या जितने भी लेखानुदान पास होते हैं वे व्यवस्थापिका के द्वारा ही पास करके भेजे जाते हैं, क्योंकि व्यवस्थापिका के जो सभी सदस्य पूरे देश में जितने भी संग्रह होते हैं कर के रूप में, उसके कस्टोडियन हैं। उनका मुख्य काम है, मुख्य कामों में से एक ये भी है कि वे उस धन का सदुपयोग करें, इस बात का निगरानी रखें कि उस धन का दुरुपयोग ना होने पाए। तो व्यवस्थापिका के द्वारा पास किए जाने पर ही वह धन विकास कार्यों में निर्गत होता है। वित्तीय कार्य हो गया। उसके बाद आता न्यायिक कार्य। आप सोचते हैं व्यवस्थापिका का कौन सा न्यायिक कार्य है? व्यवस्थापिका का न्यायिक कार्य उस समय शुरू होता है जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। अगर एक सदन महाभियोग की कार्रवाई शुरू करती है तो दूसरा सदन उसकी जांच करता है कि वह महाभियोग सही है या नहीं। यह व्यवस्थापिका का एक न्यायिक कार्य है। उसके बाद संगठक कार्य। संगठक कार्य कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क से संबंधित है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा किया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि संभव न होने पर कार्यपालिका ही व्यवस्थापिका ही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का भी काम करती है। अब आते हैं कि व्यवस्थापिका कितने तरह की होती हैं। अभी तक जितने भी संसदात्मक देश हैं, पार्लियामेंट्री टाइप गवर्नमेंट है, वहाँ पे दो तरह की व्यवस्थापिकाएं पाई जाती हैं। एक को कहते हैं उच्च सदन, दूसरे को कहते हैं निम्न सदन। जो कॉमन प्रैक्टिस है उसमें उच्च सदन में जितने भी सदस्य होते हैं वे अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके आते हैं और निम्न सदन के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आते हैं। इसके आगे का वर्णन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चर्चा में हम लोग करेंगे।